नमस्कार। बाजार दर्शन के इस दूसरे भाग में आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ को, महत्वपूर्ण उन गद्यांशों को जिन गद्यांशों में कहीं न कहीं इस पाठ का सार, इस पाठ का मूल, इस पाठ का दार्शनिक तत्व और इस पाठ की वैचारिकता निहित है। ये गद्यांश पाठ को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, सरसरी निगाह एक डालते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कहानी की शुरुआत, निबंध की जो शुरुआत है वो छोटे छोटे किस्सा और कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार जी करते हैं, जो उनके अपने दोस्त हैं, जो उनके अपने परिचित हैं। उन्हीं से संबंधित उनके अनुभव पर आधारित किस्सा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से निबंध को आगे बढ़ा रहे हैं वैचारिकता के धरातल पर। ठीक है, एक पैराग्राफ जो कि हाईलाइटेड है, पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, आसपाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसा की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। बच्चों, पैसा पावर है, मनी इज पावर। अक्सर बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं और सुनने को आता है, पैसा तो खुद अपने आप में पावर है, क्योंकि पैसे से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यह भी सत्य है कि पैसे से ही सारा सुख नहीं खरीदा जा सकता, किंतु यह भी सत्य है कि आज के आर्थिक इस अर्थयुग में पैसा बहुत कुछ है और पैसा पावर है। लेकिन ये पावर तब तक नहीं दिखता है जब तक कि इसके परचेजिंग पावर का प्रयोग न किया जाए, जब तक आसपास मालटाल इकट्ठा न हो। बड़ी इमारत, बड़ी कोठी, बंगला, ढेर सारे सामान, ढेर सारी खरीदारी, ये चीजें जब तक न हो, लोगों को लगता है कि बैंक में पड़े हुए पैसे का पावर किसी को दिखता नहीं है। तो आज का जो बाजार भी है वह मनुष्य के इस स्वभाव को, इस मनोविज्ञान को समझता है और वह प्रेरित करता है लोगों को उनके मन के मुताबिक परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग संयमी भी होते हैं, संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, और बहुत से लोग दिखावेबाजी नहीं करते हैं। उनका विश्वास रहता है कि पैसा अगर है तो पैसा रहना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है और पैसा की गर्मी ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो बड़े बुद्धिमान होते हैं और संयम पूर्वक पैसा जोड़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पैसा के पावर को रख करके भी महसूस करते हैं कि नहीं, पैसा में पावर है, पैसा में शक्ति है, क्षमता है, और उसको महसूस करते हैं, परचेजिंग पावर के रूप में दिखा करके उसका रस लेने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इन पंक्तियों में का भाव यही है। एक प्रकार से इस गद्यांश से कहीं ना कहीं ये पैसे के परचेजिंग पावर का भाव निकल करके आ रहा है। और जो बाजार में हम खरीदारी करते हैं, या आज का जो बाजार है, आज का जो बाजारवाद है, आज का जो बाजारूपन है, आज का जो उपभोक्तावाद है, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्भर करता है, सह संबंधित होता है परचेजिंग पावर के इस प्रवृत्ति से। अर्थात आवश्यकता के अनुसार खरीदारी नहीं हुई, खरीदारी हुई परचेजिंग पावर के मुताबिक। और मित्र बोलते क्या हैं कि बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। यह पैराग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह गद्यांश। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है, अजी आओ भी। ये जो परचेजिंग पावर की बात हो रही है, और आज के देखिए दशकों पहले ये जब निबंध लिखा गया था, तब शायद आज जैसा ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का माहौल, आज जैसा मॉल कल्चर, आज जैसे बड़े बड़े शोरूम का कल्चर, आज जैसे बाजार का, आज जैसे भूमंडलीकरण का, आज जैसे उपभोक्तावाद का वास्तव में दौर नहीं था। किंतु लेखक बहुत दूरदर्शी थे और यही से इन्होंने लिखा है कि मैंने मन ही मन कहा
बाजार क्या है? आमंत्रित करता है, हमें आमंत्रित करता है, एक प्रकार से बुलाता है कि आओ मुझे लूटो लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। बाजार ऐसा आभास देता है, ऐसा एहसास कराता है, अपने सौंदर्य, अपने आकर्षण, अपने रूप का एक प्रकार से जादू चलाता है और इस प्रकार से व्यवहार करता है कि मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे लिए हूं, आओ ना देखो। देखने में क्या हर्ज है? और अक्सर देखिए बाजार ऐसे ही लुभाता है। आप जाइए, बाजार में जाइए, किसी शोरूम में जाइए, किसी बड़े मॉल में जाइए, देखिए वहां कैसे आपका स्वागत किया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा। आप लेने के मूड में नहीं है तब भी आपको बुलाकर स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा, बैठाया जाएगा, आइए बैठिए बैठिए, अरे देख तो लीजिए, ये देखिए आपके लायक, ये देखिए आपके लायक। ये क्या है? और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपको विवश कर देता है, आवश्यकता न होने के बाद भी परचेजिंग पावर के अनुरूप खरीदारी करने का, जो कहीं ना कहीं आपको सुख के बजाय दुख प्रदान करता है। ये जो बाजार का रूप है और परचेजिंग पावर का यह दुष्प्रभाव है। इस दुष्प्रभाव से हमें सदैव हमेशा बचने की आवश्यकता होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है बच्चों, इसे आप ध्यान देंगे। अक्सर करके ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत कुछ इस पाठ का मूल तथ्य निहित है इस गद्यांश में, इसलिए इसको समझने का प्रयास करिए। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जब भरी हो तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों का बहुतायत आराम से में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? बच्चों समझने की बात है कि बाजार में एक जादू है। लेखक का कहना है कि बाजार में एक जादू है, अर्थात जिस प्रकार से एक जादूगर अपने जादू के माध्यम से राह चलते आपको आकर्षित कर लेता है, रुकने को विवश कर देता है, उसी प्रकार से बाजार का जो माया जाल है, बाजार का जो आकर्षण है, बाजार की जो चकाचौंध है, वह चकाचौंध जादुई है। उसमें जादू का सा असर है और यह जादू हमारे आंखों के राह का काम करता है, अर्थात आंखों के रास्ते हमारे मन तक चला जाता है, हमारे मन को बाध्य कर देता है, हमारे मन को आकर्षित कर लेता है और हम बिल्कुल विवश होकर के इस जादू के वशीभूत होकर के हम बाजार की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, न जरूरत के भी, बिना जरूरत के, बिना आवश्यकता के। तो ये बाजार के जादू के कारण होता है और ये जादू तब चलता है जब जेब भरी और मन खाली हो। जेब भरी हो मतलब पॉकेट में पैसा हो आपके, और मन खाली का मतलब क्या होता है? खाली का मतलब ये नहीं कि मन शून्य हो जाए आपका। शून्य नहीं हो सकते हैं आप, शून्य कर ही नहीं सकते हैं। इच्छाएं हमारी शून्य नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमारी इच्छाओं की एक सीमा हो, हमारे मन में एक लक्ष्य हो, बाजार जाने का उद्देश्य हो, हमारे पास एक सूची हो, एक लिस्ट हो कि बाजार कब, क्यों, कहां और किस लिए जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं मन का भरा होना। खाली दिमाग, खाली मन शैतान का घर, एक कहावत भी कही जाती है। बाजार में शैतानी ताकत नहीं है, कहीं ना कहीं उस शैतानी ताकत को बुलावा देता है हमारा खाली मन। तो कवि का यही कहना है कि अगर हमारा मन खाली है और जेब भरी है तब तो ये इसका जादू का असर खूब होता है। जेब खाली, अगर मान लीजिए कि जेब खाली है पर मन भरा न हो तो भी जादू चला जाएगा।
मन खाली हो, जेब भी नहीं भरा, तब भी जादू चला जाएगा। भले आपके पास पैसा नहीं है, आप खरीदारी नहीं करेंगे, लेकिन बाजार के चकाचौंध, उसके आकर्षण, उसके मायाजाल में फंसेंगे और फंस करके कुछ नहीं तो कुंठा खरीद करके लाएंगे आप, उस बाजार को कोसेंगे आप। तो बाजार को देख करके अतिशय प्रफुल्लित होकर अनाप शनाप खरीदारी करना, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करना, और परचेजिंग पावर के न होने के बावजूद बाजार को अनाप शनाप कहना, बाजार को कोसना, बाजार के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव लेना, यह भी कहीं ना कहीं कुंठा की खरीदारी है। तो अगर मन खाली है तब भी चलेगा। और ऐसे में क्या होता है कि बाजार की हर चीज़ आपको आकर्षक लगती है और लगता है कि ये भी मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ है, ये भी हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है, सब कुछ खरीद लूँ। सब आपको उस समय आरामदायक वस्तुएं लगती हैं, सब आपको लिए आवश्यक लगती हैं, क्योंकि बाजार का जादू सर चढ़ करके बोलता है। किंतु जैसे ही आप सब सारी चीज़ों को खरीद करके ले करके घर पर आते हैं और जैसे ही बाजार का जादू उतरता है, वैसे ही आपको लगता है कि जिन वस्तुओं को आपने आरामदायक समझ करके लाया था वो आराम नहीं, मदद नहीं, बल्कि खलल डालती हैं, आपको परेशानी, आपकी परेशानी को बढ़ाती है। भले ही थोड़ी देर के लिए आपका स्वाभिमान लोगों के सामने, पड़ोसियों के सामने, दोस्तों के सामने, मित्रों के सामने, बाजार के सामने थोड़ी देर तक आपका सीना चौड़ा हो जाए, मस्तक ऊंचा हो जाए, आप स्वाभिमान से भर जाएं, किंतु इस स्वाभिमान और अभिमान की एक ग्लानि भी होती है जो आपको अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है समझने के लिए। बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, बहुत बड़ी बात है। जब भी बाजार जाइए मन खाली ना हो, मन खाली हो तो बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा, वह घाव बिल्कुल नहीं देगा बल्कि कुछ न कुछ आनंद देगा। एक कहावत कही जाती है कि लू में, धूप में, गर्मी में जब बाहर निकलिए तो पहले पानी पी लीजिए, अगर पेट में शीतलता होगी तो लू का असर कम होगा। इसलिए बाजार खाली मन लेकर के मत जाइए, मन को भर लीजिए, सूचीबद्ध हो जाइए, लक्ष्यबद्ध हो जाइए, निर्धारित कर लीजिए अपना टारगेट कि बाजार क्यों, कहाँ, किस लिए, कब जाना है। ये अगर सूची है आपके पास, लिस्ट है, तो वह बाजार कभी आपको कुंठा नहीं देगा, वह बाजार आपको आनंदित करेगा, आपके मन को प्रफुल्लित करेगा और निश्चित तौर पर आप कुछ न कुछ बाजार का भला करेंगे और बाजार की सार्थकता, कृतार्थता भी ऐसे ही लोगों से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाजार आपके आवश्यकता के समय काम आए, पता चले कि आप जब जरूरत और आवश्यकता है जिस चीज की उस समय बाजार में गए और पता चले है ही नहीं, जिस चीज की जरूरत है वो सामान नहीं, दुनिया भर का सामान आपके सामने गांस दिया जाए, तो वो बाजार ठीक नहीं है। न तो आपके लिए ठीक है, न समाज के लिए ठीक है, न ही अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। बाजार आवश्यकताओं की, वस्तुओं की जगह है जहां पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो बाजार हमारी आवश्यकता को पूरा करे और हम आवश्यकता से बाजार जाएं, तभी बाजार, वही बाजार सार्थक है और वही ग्राहक, वही उपभोक्ता सार्थक है। जो सार्थक ढंग से बाजार का सदुपयोग करता है, बाजार लक्ष्यबद्ध होकर के जाता है, अनाप शनाप नहीं, दिखावे के लिए नहीं, परचेजिंग पावर के लिए नहीं, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक बाजार से खरीदारी करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है और इसको आप गौर से पढ़ लेंगे। हालांकि इसका जिक्र मैंने इसके सारांश बताते समय किया है और आप देख रहे हैं कि कैसे अपने परिचित, अपने दोस्तों के अनुभव के आधार पर बाजार के इस दर्शन को उद्घाटित करने का प्रयास यहाँ पर लेखक ने किया है। एक भगत जी हैं जो कि चूरन बेचते हैं, 6 आने का चूरन बेचते हैं। 6 आने की उनकी आवश्यकता है, 6 आने की उनकी ज़रूरत है। 6 आने का चूरन बेचने के बाद जो बचता है उन्हें वो बच्चों में बांट देते हैं। बच्चों को भी संतुष्टि मिलती है, इनको भी संतुष्टि मिलती है, किसी प्रकार के मन में बेचैनी नहीं होती और बड़े सुकून के साथ जा करके अपना जीवन यापन करते हैं, चैन की नींद सोते हैं। किसी प्रकार की कुंठा और किसी प्रकार के पैसे की व्यंग शक्ति का असर इनके ऊपर नहीं होता है। साथ ही साथ भगत जी जब बाजार जाते हैं तो पूरे बाजार के जादुई आकर्षण को देखते हैं, आनंद उठाते हैं, उसको सराहते हैं, खुशी मन से देखते हुए। लेकिन उनकी साइकिल, उनका पद वहां रुकता है, चौक के उस पंसारी के दुकान पर जहां उनके चूरन से संबंधित वस्तुएं मिलती हैं।
बाकी बाजार का कोई आकर्षण, कोई जादू उनको अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाता, अपनी तरफ खींच नहीं पाता। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुंठित हैं, वो संतुष्ट हैं, उनका मन भरा हुआ है, लक्ष्य है बाजार जाने का। वो बाजार से कुंठा नहीं ला रहे हैं, बाजार से अपने आवश्यकता की वस्तु ला रहे हैं। यही तरीका होता है। इसलिए बाजार ऐसे लोगों को आनंद प्रदान करता है। इसीलिए बाजार को देख करके कुंठा नहीं, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं दिखाना है इनको, पैसे की व्यंग शक्ति का इनके ऊपर असर नहीं होगा। बाजार इनको सुख प्रदान करेगा। और ऐसे लोग समाज के लिए, बाजार के लिए, भाईचारे के लिए अच्छे हैं, आदर्श हैं। अगर ऐसे ही लोग व्यवहार करें, इस प्रकार की संतोष की भावना आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक संचित करने का भावना आए, 24 घंटा हम सिर्फ लाभ और हानि का न सोचें, क्योंकि लाभ और हानि में जब हम लाभ 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 सोचते हैं, इसका मतलब किसी न किसी को हानि पहुंचाने को भी सोचते रहते हैं। और यहीं से कटुता आती है आपस में, यहीं से वैमनस्यता का भाव आता है, यहीं से हिंसा और नफरत का भाव पनपता है। तो भगत जी जैसा भाव हमें अपने मन में रखना चाहिए। भगत जी वास्तव में बाजार के लिए सबसे उपयोगी हैं। ऐसे ही लोग बाजार को सार्थक बनाते हैं, और इन्हीं लोगों के लिए बाजार भी ऐसे ही लोगों से धन्य होता है, कृतार्थ होता है। पैसे की व्यंग शक्ति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसको समझने का प्रयास करिए कि पैसे में एक व्यंग शक्ति है। पैसा में एक व्यंग शक्ति है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे की कौंती कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हुआता हूं कि हाय, मैं ही यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। यह है व्यंग। समझने का प्रयास करिए किस प्रकार से हमारे मन में तृष्णा, किस प्रकार से हमारे मन में कुंठा का भाव पैदा होता है। पैसे के व्यंग, पैसे में एक व्यंग है, एक व्यंग शक्ति है। पैसा कभी कभी हमको मुंह चिढ़ा जाता है। अगर हमारा मन खाली है, हमारे मन में तृष्णा है, मन में अगर हमारे लक्ष्य नहीं है, और हम अगर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है, तो पैसे के अब इस व्यंग शक्ति का असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गहरा होता है। आप खड़े हैं, पैदल चल रहे हो, और कोई धूल आती मोटर कार आपके पास से गुजरे, आपको लगता है कोई मुंह चिढ़ा रहा हो आपको। आप ढक हो जाते हैं, सन्न हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं। मन में हताशा, निराशा और तरह तरह की कुंठा का भाव जागृत हो जाता है। और यहाँ तक हम कोसने लगते हैं कि हम पता नहीं कैसे माँ बाप और कैसे घर में जन्म लिए, क्यों न हम किसी अमीर के घर में जन्म लिए। सोचिए, इतनी बड़ी ताकत है व्यंग की ताकत। अगर हमारा मन खाली है तो, अगर हमारे मन में कुंठा है तो, अगर हमारे मन में पैसे और धन को लेकर के लिप्सा है तो, अगर हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है तो, पैसे के व्यंग का इतना जबरदस्त असर होता है कि हम अपने माँ बाप तक को कोसने लगते हैं। और ये स्थिति समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और उस इंसान के लिए जिसके ऊपर पैसे के व्यंग शक्ति का असर हो रहा है, अत्यंत घातक है। क्योंकि यही लोग समाज में नफरत, द्वेष और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये कुंठाग्रस्त रहते हैं। और पैसे के उस व्यंग शक्ति को हटाने के लिए, उस व्यंग शक्ति को मारने के लिए, उस व्यंग शक्ति से निपटने के लिए इनके पास और कोई जब रास्ता नहीं बचता है, तो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और अपना करके अनाप शनाप तरीके से अपने परचेजिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। बाजार की सार्थकता, बच्चों, अक्सर करके ये पैराग्राफ भी आता है और साथ ही साथ इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। बाजार के लिए अक्सर ये प्रश्न आता है कि बाजार को सार्थक कैसे लोग बनाते हैं, और अक्सर करके बच्चे ये लिख देते हैं कि बाजार को सार्थक वे लोग बनाते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, जिनके पास परचेजिंग पावर बहुत होता है, क्रय शक्ति बहुत होती है, खरीदने की क्षमता बहुत होती है, वही लोग बाजार को ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। किंतु
परचेजिंग पावर के गर्व में जो लोग बाजार का इस्तेमाल करते हैं वे बाजार को फायदा नहीं पहुंचाते बल्कि बाजार को छलते हैं। बाजार को सार्थक वे लोग बनाते हैं, बाजार को सार्थकता वे लोग प्रदान करते हैं जिन्हें यह पता होता है कि बाजार हमें किस लिए जाना है, हमारी आवश्यकता क्या है, जिनका मन भरा होता है, जो सूचीबद्ध हो करके बाजार जाते हैं, जो उद्देश्य परक होते हैं, जिनका निर्धारित होता है कि बाजार कब, कहां, क्यों, किस लिए जाना है, क्या खरीदना है, क्या लेना है, उद्देश्य क्या है। ऐसे लोग ही बाजार को सार्थक बनाते हैं। परचेजिंग पावर का प्रयोग करने वाले कहीं न कहीं एक प्रकार से समाज के सद्भाव को खत्म करते हैं। जो एक अच्छी प्रतिद्वंदता होती है, जो एक अच्छी होड़ होती है, उस होड़ को, उस शानदार होड़ को खत्म करके एक अंधी दौड़, एक अंधी होड़, एक अंधी प्रतिद्वंदता में समाज को झोंकने का प्रयास करते हैं, वैमनस्यता के भाव को जन्म देते हैं। और कहीं न कहीं ऐसे ही लोग जिम्मेदार होते हैं आर्थिक विषमता और आर्थिक मंदी के लिए भी, क्योंकि बाजार को सार्थक वे लोग बनाते हैं जो बाजार का सही प्रयोग करते हैं। ऐसे ही लोगों से बाजार कृतार्थ होता है, ऐसे ही लोगों से बाजार धन्य होता है। परचेजिंग पावर दिखाने वालों के कारण बाजार और ग्राहक दोनों में कटुता का भाव आता है। ग्राहक बाजार को ठगना चाहता है, बाजार ग्राहक को ठगना चाहता है। आपस में विश्वास की कमी आती है, सद्भाव की कमी आती है और इससे समाज में कटुता बढ़ती चली जाती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बाजार दर्शन के लिए कि बाजार का सही इस्तेमाल किया जाए, जो उसकी ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के मुताबिक उसका प्रयोग किया जाए। अगर आप इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक नहीं करेंगे, तो फिर होगा क्या कि ग्राहक और बेचक सिर्फ और सिर्फ बाजार के लिए ग्राहक रह जाएगा, ग्राहक, और बाजार एक विक्रेता और बेचक के तौर पे देखा जाएगा। दोनों एक दूसरे को ठगने के घात में बैठे रहेंगे। बाजार सोचेगा ग्राहक को ठगना, ग्राहक सोचेगा बाजार को ठगना। और अक्सर देखिए, आप बाजार में जाते हैं, एक सामान लेने के लिए किसी माल में जाते हैं, 10 चीज़ लेकर के अनायास चले आते हैं। इतने ऑफर दिए जाते हैं आपको, 80% छूट, 70% छूट, 90% छूट। आप बताइए क्या संभव है किसी प्रोडक्ट पर 90% की छूट? अगर ये पेन है, ये कलम है और इस पर हम ऑफर दें कि 90% छूट है, कैसे संभव है? तो कहीं ना कहीं ये छलने की बात होती है। आपको उस माया जाल में बांधा जाता है, आपको फंसाया जाता है। आपको ऑफर क्या होता है? प्रलोभन होता है, लालच होता है। लालच देकर, प्रलोभन देकर के आपके ऊपर जादू की चद्दर फेंकी जाती है और आप उसी जादुई मकड़जाल में फंस करके, उलझ करके अनाप शनाप खरीदते हैं। किंतु इस तरह का बाजार एक प्रकार से लोगों के बीच वैमनस्यता का भाव पैदा करता है, लोगों का शोषण, एक दूसरे का शोषण होता है। ऐसे में इस तरह के बाजार से कपट को बढ़ावा मिलता है, निष्कपट का शिकार होता है। मानवता के लिए बाजार विडंबना है और इस तरह का बाजार को लेखक ने मायावी कहा है। इस तरह के अर्थशास्त्र जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ का भाव निहित हो, जो अर्थशास्त्र सिर्फ बाजार के लाभ को सोचता हो, ऐसा अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। वो समाज में अनैतिकता फैलाता है, नैतिकता नहीं, अनैतिकता का विस्तार करता है, हिंसा का विस्तार करता है, कपट का विस्तार करता है, एक अंधी प्रतिद्वंद्विता का विस्तार करता है, आर्थिक विषमता का विस्तार करता है। इसलिए इस तरह के अर्थशास्त्र और इस तरह के बाजार को बंद होना चाहिए और ग्राहक को भी बाजार के मूल अर्थ, मूल स्वभाव को समझना चाहिए और उसके मूल अर्थ और स्वभाव के अनुसार ही बाजार का प्रयोग करना चाहिए। तभी समाज, मानवता, बाजार, अर्थव्यवस्था कल्याणकारी होगी, मानवता के लिए मंगलकारी होगी। धन्यवाद।